नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की लोकप्रिय उपन्यास सेवा सदन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि सुमन की सच्चाई का पता चलते ही उसके ससुराल वाले रिश्ता तोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। मदन सिंह कहारों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बारात वापस ले चलो। सदन भी कुछ समझ नहीं पाता और अपने कपड़े समेटने लगता है। इतने में पद्म सिंह आकर आग्रहपूर्वक कहते हैं, भैया इतनी जल्दी ना करिए, जरा सोच समझ कर काम कीजिए। धोखा तो हो ही गया, पर यूं लौट चलने में और भी ज्यादा जगह साई होगी। सदन ने चाचा की ओर अवहेलना की दृष्टि से देख और मदन सिंह ने आश्चर्य से देखा। पद्म सिंह, दो चार आदमी से पूछ देखिए क्या राय है। मदन सिंह, क्या कहते हो? क्या जानबूझकर जीती मक्खी निगल जाऊं मैं? पद्म सिंह, इसमें कम से कम जगह साई तो नहीं होगी ना। मदन सिंह, तुम अभी लड़के हो, ये बातें ना जानो। जाओ लौटने का सामान तैयार करो। इस वक्त जगह साई ही अच्छी है, कुल में सदा के लिए कलंक तो नहीं लगेगा ना। पद्म सिंह, लेकिन यह तो विचार कीजिए कि कन्या की क्या गति होगी, उसने क्या अपराध किया है। मदन सिंह ने झिड़क कर कहा, तुम हो नीरे मूर्ख, चलकर डेरे लदाओ। कल को कोई बात पड़ जाएगी तो तुम ही गालियां दोगे कि रुपये पर फिसल पड़े थे। संसार के व्यवहार में वकालत से काम नहीं चलता है। पद्म सिंह ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, मुझे आपकी आज्ञा से इनकार नहीं है, लेकिन शोक है कि इस कन्या का तो जीवन नष्ट हो जाएगा। मदन सिंह, तुम खामोखा क्रोध दिलाते हो। लड़की का मैंने ठेका लिया है, जो कुछ उसके भाग्य में बदा होगा वही होगा। मुझे इससे क्या प्रयोजन। पद्म सिंह ने नैराश्यपूर्ण भाव से कहा, सुमन का आना जाना बिल्कुल बंद है, इन लोगों ने उसे त्याग दिया है। मदन सिंह, मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। तुम्हें ऐसी बात मुझसे कहते लज्जा नहीं आती? बड़े सुधारक की दुम बने हुए हो। एक हरजाई की बहन से अपने बेटे का ब्याह कर दूं? छी छी, तुम्हारी बुद्धि किस तरह से भ्रष्ट हो गई है। पद्म सिंह ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। उनका मन कह रहा था कि भैया इस समय जो कुछ कह रहे हैं वह ऐसी अवस्था में मैं भी करता। लेकिन भयंकर परिणाम का विचार करके उन्होंने एक बार फिर से बोलने का साहस किया। जैसे कोई परीक्षार्थी गजट में अपना नाम न पाकर निराश होते हुए भी शोध पत्र की ओर लपकता है, उसी प्रकार अपने को धोखा देकर पद्म सिंह भाई साहब से दबते हुए बोले, सुमन भी आज विधवा आश्रम में चली गई है। पद्म सिंह सिर नीचा किए बातें कर रहे थे। भाई से आंखें मिलाने का हौसला न होता था। यह वाक्य मुंह से निकला ही था कि अकस्मात मदन सिंह ने एक जोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर गिर पड़े। चौंक कर सिर उठाया। मदन सिंह खड़े क्रोध से कांप रहे थे। तिरस्कार के वे कठोर शब्द जो उनके मुंह से निकलने वाले थे, पद्म सिंह को भूमि पर गिरते देखकर पश्चाताप से दब गए। मदन सिंह की इस समय वही दशा थी जब क्रोध में मनुष्य अपना ही मांस काटने लगता है। यह आज जीवन में पहला अवसर था कि पद्म सिंह ने भाई के हाथों धक्का खाया था। सारी बाल्यावस्था बीत गई, बड़े बड़े उपद्रव किए, पर भाई ने कभी हाथ नहीं उठाया। वह बच्चों के सदृश रोने लगे, सिसकते थे, हिचकियां लेते थे, पर हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं था। केवल यह दुख था कि जिसने सर्वदा प्यार किया, कभी कड़ी बात भी नहीं की, उसे आज मेरे दुराग्रह से ऐसा दुख पहुंचा। यह हृदय में जलती हुई अग्नि की ज्वाला है। यह लज्जा, अपमान और आत्मग्लानि का प्रत्यक्ष ही स्वरूप है। यह हृदय में उमड़े हुए शोक सागर का उद्वेग है। सदन ने लपक कर पद्म सिंह को उठाया और अपने पिता की ओर क्रोध से देखकर कहा, आप तो जैसे बावले हो गए हैं।
इतने में कई आदमी आ गए और पूछने लगे, महाराज क्या बात हुई है? बारात को लौटने का हुक्म क्यों देते हैं? ऐसा कुछ करो कि दोनों ओर की मर्यादा बनी रहे। अब उनकी और आपकी इज्जत तो एक ही है। लेन देन में कुछ कोर कसर हो तो तुम ही दब जाओ। नारायण ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? इनके धन से थोड़े ही धनी हो जाओगे। मदन सिंह ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। महफिल में तो जैसे खलबड़ी पड़ गई। एक दूसरे से पूछते थे, ये क्या बात है? छालेदारी के द्वार पर आदमियों की भीड़ बढ़ती ही जाती थी। महफिल में कन्या की ओर के भी कितने ही आदमी थे। वह उमानाथ से पूछने लगे, भैया ये लोग क्यों बारात लौटाने पर उतारू हो रहे हैं? जब उमानाथ ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो वे सबके सब आकर मदन सिंह से विनती करने लगे, महाराज हमसे ऐसा क्या अपराध हुआ है? और जो भी दंड चाहे दीजिए, पर बारात न लौटाइए, नहीं तो गांव बदनाम हो जाएगा। मदन सिंह ने उनसे केवल इतना कहा, इसका कारण उमानाथ से पूछो, वही सब बतलाएगा। पंडित कृष्णचंद्र ने जब से सदन को देखा था, आनंद से फूले न समाते थे। विवाह का मुहूर्त निकट था। वह वर आने की राह देख रहे थे कि इतने में कई आदमियों ने आकर उन्हें खबर दी। उन्होंने पूछा, क्यों लौटे जाते हैं? क्या उमानाथ से कोई झगड़ा हो गया है? लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम है, उमानाथ तो वहीं खड़े मना रहे हैं। कृष्णचंद्र झल्लाए हुए बारात की ओर चले। बारात का लौटना क्या लड़कों का खेल है? ये कोई गुड्डे गुड्डी का ब्याह था क्या? अगर विवाह नहीं करना था तो यहाँ बारात ही क्यों लाए? देखता हूँ कौन बारात को फेर ले जाता है। खून की नदी बहा दूंगा। कृष्णचंद्र अपने साथियों से ऐसी ही बातें करते कदम बढ़ाते हुए जनवासे में पहुँचे और ललकार कर बोले, कहाँ है पंडित मदन सिंह? महाराज जरा बाहर आइए। मदन सिंह ये ललकार सुनकर बाहर निकल आए और दृढ़ता के साथ बोले, कहिए क्या कहना है? कृष्णचंद्र, आप बारात क्यों लौटाए लिए जाते हैं? मदन सिंह, अपना मन, हमें विवाह नहीं करना है। कृष्णचंद्र ने कहा, आपको विवाह तो करना होगा। यहाँ आकर आप ऐसे नहीं लौट सकते हैं। मदन सिंह, आपको जो करना हो कीजिए, हम विवाह नहीं करेंगे। कृष्णचंद्र, कोई कारण? मदन सिंह ने कहा, कारण क्या आप नहीं जानते? कृष्णचंद्र, जानता तो मैं आपसे क्यों पूछता? मदन सिंह, तो पंडित उमानाथ से पूछिए ना। कृष्णचंद्र, मैं आपसे पूछता हूँ। मदन सिंह, बात दबी रहने दीजिए, मैं आपको लज्जित नहीं करना चाहता। कृष्णचंद्र, अच्छा समझो मैं जेल खाने हो आया हूँ, यह उसका दंड है। धन्य है आपका न्याय। मदन सिंह, इस बात पर बारात तो नहीं लौट सकती थी। कृष्णचंद्र, तो उमानाथ से विवाह का कर देने में कुछ कसर हुई होगी। मदन सिंह, हम इतने नीच भी नहीं हैं। तो कृष्णचंद्र कहते हैं, फिर ऐसी कौन सी बात है? मदन सिंह, हम कहते हैं ना, हमसे मत पूछिए। कृष्णचंद्र, आपको बतलाना पड़ेगा। दरवाजे पर बारात लाकर उसे लौटा ले जाने का क्या आपने लड़कों का खेल समझा है? यह खून की नदी बह जाएगी। आप इस भरोसे में मत रहिएगा। मदन सिंह, इसकी तो हमको नहीं चिंता है। हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन आपकी लड़की से विवाह नहीं करेंगे। आपके यहाँ अपनी मर्यादा खोने नहीं आए हैं। कृष्णचंद्र, तो क्या हम आपसे नीच हैं? मदन सिंह, हाँ, आप हमसे नीच हैं। कृष्णचंद्र, इसका कोई प्रमाण? मदन सिंह, हाँ है ना। कृष्णचंद्र, तो उसके बताने में आपको इतना संकोच क्यों होता है? मदन सिंह, अच्छा तो सुनिए, मुझे दोष न दीजिएगा। आपकी लड़की सुमन, जो इस कन्या की सगी बहन है, पतिता हो गई है। आपका जी चाहे तो उसे दाल मंडी में देख आइए। कृष्णचंद्र ने अविश्वास की चेष्टा करके कहा, यह बिल्कुल झूठ है। पर क्षण मात्र में उन्हें याद आ गया कि जब उन्होंने उमाना से सुमन का पता पूछा था तो उन्होंने टाल दिया था। कितने ही ऐसे कटाक्षों का अर्थ समझ में आ गया जो जानवी बात बात में उन पर करती थी।
विश्वास हो गया और उनका सिर लज्जा से झुक गया। वह अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। दोनों तरफ के सैकड़ों आदमी वहां खड़े थे, लेकिन सब के सब सन्नाटे में आ गए। इस विषय में किसी का भी मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। आधी रात होते होते डेरे खेमे सब उखड़ गए। उस बगीचे में अंधकार छा गया। गिदड़ों की सभा होने लगी और उल्लू बोलने लगे। विट्ठल दास ने सुमन को विधवा आश्रम में गुप्त रीति से रखा था। प्रबंधकारिणी सभा के किसी भी सदस्य को इत्तला नहीं दी थी। आश्रम की विधवाओं ने उसे विधवा बताया था, लेकिन अबुल वफा जैसे टोहियों से यह बात बहुत दिनों तक गुप्त नहीं रही। उन्होंने हीरिया को ढूंढ निकाला और उससे सुमन का पता पूछ लिया। तब अपने अन्य रसिक मित्रों को भी इसकी सूचना दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि उन सज्जनों की आश्रम पर विशेष रीति से कृपा दृष्टि होने लगी। कभी सेठ चीमन लाल आते, कभी सेठ बलभद्रदास, कभी पंडित दीनानाथ ही विराजमान हो जाते। इन महानुभावों को अब आश्रम की सफाई और सजावट, उसकी आर्थिक दशा, उनके प्रबंध आदि विषयों से अद्भुत सहानुभूति हो गई थी। रात दिन आश्रम की शुभकामना में ही मगन रहते थे। विट्ठल दास बड़े संकट में पड़े हुए थे। कभी विचार करते कि इस पद से इस्तीफा ही दे दूं। क्या मैंने इस आश्रम का जिम्मा लिया है? कमेटी में और कितने ही मनुष्य हैं जो इस काम को संभाल सकते हैं, लेकिन मैं ही क्यों करूं? और मैं ही इसका सारा जिम्मा क्यों लूं? वह जैसा उचित समझेंगे इसका प्रबंध करेंगे। मुझे अपनी आंखों से तो यह अत्याचार नहीं देखना पड़ेगा। कभी सोचते क्यों ना एक दिन इन दुराचारियों को फटकारूं, फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जब शांत चित्त होकर देखते तो उन्हें सब्र से काम लेने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूझता था। हाँ, उन लोगों से बड़ी रुखाई से बातचीत करते, उनके प्रस्तावों की उपेक्षा किया करते और अपने भावों से ये प्रकट करना चाहते थे कि मुझे तुम लोगों का यहाँ आना असह्य है। किंतु गरज के बावले मनुष्य देखकर भी अनदेखी कर जाते हैं। दोनों सेठ विनय और शील की साक्षात मूर्ति बन जाते। तिवारी जी ऐसे सरल बन जाते मानो उन्हें कभी क्रोध आता ही नहीं है। इस कूटनीति के आगे विट्ठल दास की अक्ल तो कुछ काम ही नहीं करती थी। एक दिन प्रातःकाल विट्ठल दास इन्हीं चिंताओं में बैठे हुए थे कि एक फीटन आश्रम के द्वार पर आकर रुकी। उसमें से कौन लोग उतरे? अबुल वफा और अबुल लतीफ। विट्ठल दास तो मन में तिलमिला कर रह गए। अभी सेठों का ही रोना था कि एक और बला आ पड़ी। जी मैं तो आया कि दोनों को दुत्कार दूं, पर उन्होंने धैर्य से काम लिया। अबुल वफा ने कहा, आदाब अर्ज है बंदानवाज, आज कुछ तबीयत परेशान है क्या? वल्लाह आपका इशार देखकर रूह को सरूर हो जाता है। खुश नसीब है कौम जिसमें आप जैसे खादिम मौजूद हैं। एक हमारी खुदगरज खुशनुमा कौम है जिसे इन बातों का एहसास ही नहीं। जो लोग बड़े नेक नाम हैं वह भी गरज से पाक नहीं। क्यों मुंशी अब्दुल लतीफ साहब, मैंने ठीक कहा ना? अब्दुल लतीफ ने कहा, जनाब हमारी कौम की तो कुछ ना कहिए। खुद गरज, खुद फरोज, खुद मतलब, कच फहम, कजरौ कजरबी, जो कुछ कहिए वह सब थोड़ा सा है। बड़ों को देखिए, रंगे हुए सियार हैं, रिया का जामा पहने हुए। आपको जात मस्तरे बरकाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि खुदा ताला ने मलायक में से इंतखाब करके आपको इस खुशनसीब कौम पर नाजिल किया है। अबुल वफा आपकी पाक नफ्सी दिलों पर खामखा असर डालती है। क्यों आपके यहाँ कुछ सोजनकारी और बेलबूटे के काम तो होते ही होंगे। मेरे एक दोस्त ने सोजनकारी की कई दर्जन चादरों की फरमाइश लिख भेजी है। हालांकि शहर में कई जगह यह काम होता है, लेकिन मैंने यह ख्याल किया कि आश्रम को प्राइवेट काम करने वालों पर तरजीह होनी चाहिए। आपके यहाँ कुछ नमूने मौजूद हों तो दिखाने की तकलीफ कीजिए। विट्ठल दास, मेरे यहाँ से सब काम नहीं होते हैं। अबुल वफा, मगर होने की तो ज़रूरत है।
आप दरियाफ्त कीजिए, कुछ मस्तूरात जरूर यह काम जानती होंगी। हमें ऐसी कोई उजलत तो नहीं है, फिर हाजिर हो जाएंगे। 1 2 4 10 बार आने में हमको इनकार नहीं है। आप अपना सब कुछ निसार कर रहे हैं, तो क्या मुझसे इतना भी नहीं होगा? मैं इन मामलों में कौमी तफरीह मुनासिब नहीं समझता। विट्ठल दास ने कहा, मैं इस मेहरबानी के लिए आपका मशकूर हूँ, लेकिन कमेटी ने यह फैसला कर दिया है कि यहाँ हर किस्म का काम कोई नहीं कराएगा, इसी वजह से मजबूर हूँ। यह कहकर विट्ठल दास उठ खड़े हुए। अब दोनों सज्जनों को लौट जाने के सिवा और कोई उपाय तो सूझा नहीं। मन में विट्ठल दास को गालियां देते हुए फीटन में सवार हो गए। लेकिन अब फीटन की आवाज कान में आ रही थी कि सेठ चिमनलाल की मोटर कार भी आ पहुंची। सेठ जी शान से उतरे, विट्ठल दास से हाथ मिलाया और बोले, क्यों बाबू साहब, नाटक के विषय में आपकी क्या राय है? शकुंतला नाटक भरथरी का सबसे उत्तम ग्रंथ है। इसे अंग्रेजी बहुत पसंद करते हैं। जरूर खेलिए। कुछ पाठ याद कराए हो तो मैं भी सुनूं। कभी कभी कठिनता में भी हमको ऐसी ही चालें सूझ जाती हैं जो सोचने से ध्यान में नहीं आती हैं। विट्ठल दास ने सोचा था कि इन सेठ जी से कैसे पिन छुड़ाऊं, लेकिन कोई उपाय ही नहीं सूझा। इस समय अकस्मात उन्हें एक बात सूझ गई। बोले, जो नहीं, इस नाटक के खेलने की सलाह ही नहीं हुई। मैंने इस मामले में बड़े साहब से राय ली थी, उन्होंने मना कर दिया। समझ में ही नहीं आता ये लोग पॉलिटिक्स का क्या अर्थ लगाते हैं। आज बातों ही बातों में मैंने बड़े साहब के आश्रम के लिए कुछ वार्षिक सहायता की प्रार्थना की, तो क्या बोले कि मैं पॉलिटिकल कार्यों में सहायता नहीं दे सकता। मैं तो उनकी बात सुनकर चकित हो गया हूँ। पूछा, आप आश्रम को किस विचार से पॉलिटिकल संस्था समझते हैं? इसका केवल यह उत्तर दिया कि मैं उसका उत्तर ही नहीं देना चाहता। चिम्मनलाल के मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बोले, तो साहब ने आश्रम को भी पॉलिटिकल समझ लिया है? विट्ठल दास, जी हाँ, साफ साफ कह दिया। चिम्मनलाल, तो क्यों महाशय, जब उनका यह विचार है तो यहाँ आने जाने वालों को देखभाल भी अवश्य होती होगी। विट्ठल दास, जी हाँ, और क्या, लेकिन इससे क्या होता है? जिन्हें जाति से प्रेम है वे तो इन बातों से बहुत डरते हैं। चिमनलाल, जी नहीं, मैं उन जाति प्रेमियों में से नहीं हूँ। अगर मुझे मालूम हो जाए कि यह लोग रामलीला को पॉलिटिकल समझते हैं तो मैं तो उसे भी बंद कर दूँ। पॉलिटिकल के नाम से मेरा रोआ थरथराने लगता है। आप मेरे घर में देखाइए, भगवद गीता की एक कॉपी भी नहीं है। मैंने अपने आदमियों को कड़ी ताकीद कर दी है कि बाजार से चीज़ें पत्ते में लाया करें। मैं रत्ती समाचार पत्रों की पुड़िया तक घर में नहीं आने देता। महाराणा प्रताप की एक पुरानी तस्वीर कमरे में थी, उसे मैंने उतारकर संदूक में बंद कर दिया है। अब मुझे आज्ञा दें। यह कहकर वह अपनी तोंद संभालते हुए मोटर की ओर लपके। विट्ठल दास मन में खूब हंसे। अच्छी चाल सूझी, लेकिन इसका बिल्कुल विचार नहीं किया था कि झूठ कितना बोलना पड़ा और इसमें आत्मा का कितना हास हुआ। यह सेवा धर्म का पुतला नीच के व्यवहार में झूठ और चालबाजी से कोसों दूर भागता था, लेकिन जाति कार्यों में अवसर पड़ने पर उनकी सहायता लेने में कोई संकोच भी नहीं करता था। चिम्मनलाल के जाने के बाद विट्ठल दास ने चंदे का रजिस्टर उठाया और चंदा वसूल करने को उठे, लेकिन कमरे से बाहर भी नहीं निकले थे कि सेठ बलभद्र दास को पैर गाड़ी पर आते देखा। क्रोध से तो शरीर ही जल उठा। रजिस्टर पटक दिया और लड़ने पर उतारू हो गए। बलभद्र दास ने आगे बढ़कर कहा, कहिए महाशय, कल मैंने जो पौधे भेजे थे वह आपने लगवा दिए हैं या नहीं? जरा मैं देखना चाहता हूँ। कहिए तो अपना माली भी भेज दूँ। विट्ठल दास ने उदासीन भाव से कहा, जी नहीं, आपको माली भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और न वह पौधे यहाँ लग सकते हैं। बलभद्र दास, क्यों नहीं लग सकते हैं? मेरा माली आकर सब ठीक कर देगा। आज ही लगवा दे, नहीं तो वे सब के सब सूख जाएंगे। विट्ठल दास, सूख जाए चाहे रहे,
पर वह यहाँ नहीं लग सकते हैं। बलभद्र दास, नहीं लगाने थे तो पहले ही कह दिया होता। मैंने सहारनपुर से मंगवाए थे। विट्ठल दास, बरामदे में तो पड़े हैं, उठाकर ले जाइए। सेठ बलभद्र दास अभिमानी स्वभाव के मनुष्य थे। यूं वे शील और विनय के पुतले थे, लेकिन जरा किसी ने अकड़कर बात की, जरा भी निगाह बदली कि वे आग हो जाते थे। अत्यंत निर्भीक राजनीतिक कुशल पुरुष थे। इन गुणों के कारण जनता पर उनका बहुत ही वर्चस्व था। उसे उन पर पूरा विश्वास था। उसे निश्चय था कि न्याय और सत्य के विषय में वे कभी कदम पीछे नहीं उठाएंगे। अपने स्वार्थ और सम्मान के लिए जनता का अहित वह नहीं सोचेंगे। डॉक्टर श्यामाचरण पर जनता का यह विश्वास न था। जनता की दृष्टि में विद्या, बुद्धि और प्रतिभा का उतना मूल्य नहीं होता है जितना कि चरित्र बल का होता है। विट्ठल दास की यह रूखी बातें सुनकर बलभद्र दास के तेवर बदल गए। तनक कर बोले, आज आप इतने अनबने से क्यों हो रहे हैं? मुझे मीठी बातें करने का ढंग ही नहीं आता। मीठी बातें ना करिए, लेकिन लाठी भी तो ना मारिए। मैं आपसे शिष्टाचार का पाठ नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जानते हैं, मैं भी प्रबंधकारिणी सभा का मेंबर हूँ। जी हाँ, जानता हूँ। चाहता तो प्रधान भी होता, ये भी जानता हूँ। मेरी सहायता किसी से कम नहीं है। इन पुरानी बातों को याद दिलाने की क्या जरूरत है? चाहूँ तो इस आश्रम को मिटा दूँ। असंभव। सभा के सब मेंबर मेरे इशारों पर नाच सकते हैं, ये संभव है। एक दिन में इसका कहीं पता न चलेगा, ये तो असंभव है। आप किस घमंड में भूले हुए हैं? ईश्वर के भरोसे पर हूं मैं। सेठ जी आश्रम की ओर कुपित नेत्रों से ताकते हुए बैलगाड़ी पर सवार हो गए, लेकिन विट्ठल दास पर उनकी धमकियों का कुछ भी असर नहीं हुआ। उन्हें निश्चय था कि ये सभा के मेंबरों से आश्रम के विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। उनका अभिमान उन्हें इतना नीचे नहीं गिरने देगा। संभव है वह इस झेप को मिटाने के लिए मेंबर से आश्रम की प्रशंसा करें, लेकिन यह आग कभी ना कभी तो भड़केगी। अवश्य, इसमें तो संदेह नहीं था। अभिमान अपने अपमान को नहीं भूलता। इसकी शंका होने पर भी विट्ठल दास को वह क्षोभ नहीं था जो किसी झगड़े के बाद मेघ के समान हृदयाकाश पर छा जाता है। इसके प्रतिकूल उन्हें अपने कर्तव्य के पूरा करने का संतोष था, और वह पछता रहे थे कि मैंने इसमें इतना विलंब क्यों किया। इस संतोष से वह ऐसी मौज में आए कि ऊंचे स्वर में गाने लगे, प्रभु जी मोहे काहे की लाज, जन्म जन्म यूं ही भरमायो अभिमानी बेकाज, प्रभु जी मोहे काहे की लाज। इतने में उन्हें पद्मसिंह आते दिखाई दिए। उनके मुख से चिंता और नैराश्य झलक रहा था, मानो अभी रोकर आंसू पोंछे हैं। विट्ठल दास आगे बढ़कर उनसे मिले और पूछा, बीमार थे क्या? बिल्कुल पहचाने ही नहीं जाते हो। पद्मसिंह, जी नहीं, बीमार तो नहीं हूँ। हाँ, लेकिन परेशान बहुत रहा। विट्ठल दास, विवाह कुशलतापूर्वक तो हो गया? पद्मसिंह ने छत की ओर ताकते हुए कहा, विवाह का कुछ समाचार मत पूछिए। विवाह क्या हुआ, एक अबला कन्या का जीवन नष्ट कर आए हैं। वह इसी सुमन बाई की बहन निकली। भैया को जो ही मालूम हुआ, वे तो द्वार से ही बारात लौटा लाए। विट्ठल दास ने लंबी सांस लेकर कहा, यह तो बड़ा अन्याय हुआ। आपने अपने भाई साहब को समझाया नहीं। पद्मसिंह, अपने से जो कुछ बन पड़ा था सब करके मैं हार गया। विट्ठल दास, देखिए अब बेचारी लड़की की क्या गति होती है। सुमन सुनेगी तो बहुत रोएगी। पद्मसिंह, कहिए यहाँ की क्या खबरें हैं? सुमन के आने से विधवाओं में हलचल तो नहीं मची? वे उससे घृणा तो अवश्य ही करती होंगी। विट्ठल दास, बात खुल जाए तो यह आश्रम ही खाली नजर आएगा। पद्मसिंह, और सुमन कैसे रहती है? विट्ठल दास ने कहा, ऐसे अच्छी तरह से मानो वह सदा आश्रम में ही रही है। मालूम होता है वह अपने सद्व्यवहार से अपनी कलीमा को धोना चाहती है। सब काम करने को तैयार और प्रसन्न चित्त है। अन्य स्त्रियां सोती ही रहती हैं
और वह उनके कमरे में झाड़ू दे जाती है। कई विधवाओं को सीना सिखाती है, कई उससे गाना भी सीखती हैं। सब प्रत्येक बात में उसी की राय लेती हैं। इस चार दीवारी के भीतर अब उसी का राज्य है। मुझे कदापि ऐसी आशा नहीं थी। यहाँ उसे कुछ पढ़ना भी शुरू कर दिया है। और भाई, मन का हाल तो ईश्वर जाने। देखने में तो अब उसका बिल्कुल काया पलट सा हो गया है। पद्मसी: नहीं साहब, वह स्वभाव की बुरी स्त्री नहीं है। मेरे यहाँ महीनों आती रही थी। मेरे घर में इसकी बड़ी प्रशंसा किया करती थी। कुछ ऐसे कुसंस्कार ही हो गए जिन्होंने उससे ऐसा अभिनय कराया। सच पूछिए तो हमारे पापों का दंड उसे भोगना पड़ा। हाँ, कुछ उधर का समाचार भी मिला। सेठ बलभद्र दास ने कोई चाल चली? विट्ठल दास: हाँ साहब, वे चुप बैठने वाले आदमी नहीं है। आजकल खूब दौड़ धूप हो रही है। 2-3 दिन हुए हिंदू मेंबरों की एक सभा भी हुई थी। मैं तो जा नहीं सका, पर विजय उन्हीं लोगों की रही। अब प्रधान के 2 वोट मिलाकर उनके पास 6 वोट है और हमारे पास कुल 4 है। हम मुसलमानों के वोट मिलाकर बराबर हो जाएंगे। पद्मसिंह: तो हमको कम से कम 1 वोट और मिलना चाहिए। इसकी कोई आशा है? विट्ठल दास: मुझे तो कोई आशा मालूम ही नहीं होती। पद्मसिंह: अवकाश हो तो चलिए जरा डॉक्टर साहब और लाला भगत राम के पास चलते हैं। विट्ठल दास: हाँ हाँ, चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ। यद्यपि डॉक्टर साहब का बंगला निकट ही था, पर इन दोनों आदमियों ने एक किराए की गाड़ी की। डॉक्टर साहब के यहाँ पैदल जाना फैशन के विरुद्ध था। रास्ते में विट्ठल दास ने आज के सारे समाचार बढ़ा चढ़ा कर बयान किए और अपनी चतुराई को खूब दर्शाया। पद्मसिंह ने यह सुनकर चिंतित भाव से कहा, तो अब हमको और सतर्क होने की जरूरत है। अंत में आश्रम का सारा भार हम ही लोगों पर आ पड़ेगा। बलभद्र अभी चाहे चुप रह जाए, लेकिन इसकी कसर कभी न कभी अवश्य निकालेंगे। विट्ठल दास: मैं क्या करूं? मुझसे यह अत्याचार देखकर रहा नहीं जाता। शरीर में एक ज्वाला सी उठने लगती है। कहने को ये लोग विद्वान, बुद्धिमान है, नीतिपरायण है, पर उनके ऐसे कर्म। अगर मुझ में कौशल से काम लेने का सामर्थ्य होता तो कम से कम बलभद्र दास से लड़ने की नौबत तो नहीं आती। पद्मसिंह ने कहा, लेकिन यह तो एक दिन होना ही था। यह भी मेरे ही कर्मों का फल है। देखूं अब और क्या क्या गुल खिलते हैं। जब से बारात वापस आई है मेरी विचित्र दशा हो गई है। न भूख न प्यास, रात भर में करवटें बदलता रहता हूँ। यही चिंता लगी रहती है कि उस अभागिन कन्या का बेड़ा कैसे पार लगेगा। अगर कहीं आश्रम का भार सिर पर पड़ा तो जान ही पर बनाएगी। ऐसे अथाह दलदल में फंस गया हूँ कि ज्यों ज्यों ऊपर उठना चाहता हूँ और नीचे दब जाता हूँ। यही सब बातें करते करते डॉक्टर साहब का बंगला भी आ गया। 10 बजे थे। डॉक्टर साहब अपने सुसज्जित कमरे में बैठे हुए अपनी बड़ी लड़की मिस कांति से शतरंज खेल रहे थे। मेज पर 2 टेरियर कुत्ते बैठे हुए बड़े ध्यान से शतरंज की चालों को देख रहे थे और कभी कभी जब उनकी समझ में खिलाड़ियों से कोई भूल हो जाती तो पंजों से मोहरों को उलट पुलट देते थे। मिस कांति उनकी इस हरकत पर हंसती और अंग्रेजी में कहती, यू नॉटी। मेज की बाईं ओर एक आराम कुर्सी पर सैयद तेग अली साहब विराजमान थे और बीच बीच में मिस कांति को चालें बताते जाते थे। इतने में हमारे दोनों मित्र जा पहुंचे। डॉक्टर साहब ने उठकर दोनों सज्जनों से हाथ मिलाया। मिस कांति ने उनकी ओर तभी निगाह से देखा। उन मेज पर से एक पत्र उठाकर पढ़ने लगी। डॉक्टर साहब ने अंग्रेजी में कहा, मैं आप लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ। आइए आप लोगों को मिस कांति से इंट्रोड्यूस करा दूं। परिचय हो जाने पर मिस कांति ने दोनों आदमियों से हाथ मिलाया और हंसती हुई बोली, बाबा, अभी आप लोगों का जिक्र कर ही रहे थे। मैं आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। डॉक्टर श्यामाचरण ने कहा, मिस कांति अभी डलहौजी पहाड़ से आई हैं। इनका स्कूल जाड़े में बंद हो जाता है। वहाँ शिक्षा का बहुत उत्तम प्रबंध है।
यह अंग्रेजों की लड़कियों के साथ बोर्डिंग हाउस में ही रहती है। लेडी प्रिंसिपल ने अब इनकी प्रशंसा की है। कांति, ज़रा अपनी लेडी प्रिंसिपल की चिट्ठी तो इन्हें दिखा दो। मिस्टर शर्मा अब कांति की अंग्रेजी बातें सुनकर दंग रह जाएंगे और हंसते हुए कहते हैं, यह मुझे कितने ही नए मुहावरे सिखा सकती है। मिस कांति ने लजाते हुए अपना प्रशंसा पत्र पद्म सिंह को दिखाया। उन्होंने उसे पढ़कर कहा, अब लैटिन भी सीख पढ़ती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, लैटिन में अब की परीक्षा में इन्हें एक पदक मिला है। कल क्लब में कांति ने ऐसा अच्छा गेम दिखाया कि अंग्रेजी लेडियां जो हैं दंग रह गईं। हाँ, अब की बार आप हिंदू मेंबरों के जलसे में नहीं थे? पद्म सिंह, जी नहीं, मेरा ज़रा मकान तक चला गया था। डॉक्टर, आप ही के प्रस्ताव पर विचार किया गया। मैं तो उचित समझता हूँ कि अभी उसे बोर्ड में पेश करने की जल्दी ना करें। अभी सफलता की बहुत ही कम आशा है। तेग अली बोले, जनाब, मुसलमान मेंबरों की तरफ से तो आपको पूरी मदद मिलेगी। डॉक्टर, हाँ, लेकिन हिंदू मेंबरों में तो मतभेद है। पद्म सिंह, आपकी सहायता हो जाए तो सफलता में कोई संदेह ना रहे। डॉक्टर, मुझे इस प्रस्ताव से पूरी सहानुभूति है, लेकिन आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट का नामजद किया हुआ मेंबर हूँ। जब तक ये मालूम ना हो जाए कि गवर्नमेंट इस विषय को पसंद करती है या नहीं, तब तक मैं ऐसी सामाजिक प्रश्न पर कोई राय तो नहीं दे सकता हूँ। विट्ठल दास ने तीव्र स्वर से कहा, जब मेंबर होने से आपके विचार स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है, तब तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। तीनों आदमियों ने विट्ठल दास को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। उनका कथन असंगत था। तेग अली ने व्यंग्य भाव से कहा, इस्तीफा दे दें तो सम्मान कैसे हो? लाट साहब के बराबर कुर्सी पर कैसे बैठें? ऑनरेबल कैसे कहलाएंगे? बड़े बड़े अंग्रेजों से हाथ मिलाने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? सरकारी डिनर में बढ़ चढ़कर हाथ मारने का गौरव भी कैसे मिलेगा? और नैनीताल की सैर भी कैसे होगी? अपनी विरक्तता का चमत्कार कैसे दिखाएंगे? यह भी तो आप सोचिए। विट्ठल दास बहुत लज्जित हुए। पद्म सिंह पछताए कि विट्ठल दास के साथ नाहक ही आ गए। डॉक्टर साहब गंभीर भाव से बोले, साधारण लोग समझते हैं कि इस लालच से लोग मेंबरी के लिए दौड़ते हैं। वह यह नहीं समझते कि यह कितनी जिम्मेदारी का काम है। गरीब मेंबरों को अपना कितना समय, कितना विचार, धन, परिश्रम इसके लिए अर्पण करना पड़ता है। इसके बदले उसे संतोष के सिवाय और क्या मिलता है कि मैं देश और जाति की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा ना हो तो कोई मेंबरी की परवाह ही ना करे। तेग अली ने आगे कहा, जी हाँ, इसमें क्या शक है। जनाब ठीक ही फरमाते हैं। जिसके सिर पर यह अजीम उस्सान जिम्मेदारी पड़ती है, उसका तो दिल ही जानता है। 11 बज गए थे। श्यामाचरण ने पद्म सिंह से कहा, मेरे भोजन का समय आ गया है, अब जाता हूँ। आप संध्या समय मुझसे मिलिएगा। पद्म सिंह ने कहा, हाँ हाँ, शौक से जाइए। उन्होंने सोचा, जब भी भोजन में जरा सी देर हो जाने से इतना घबराते हैं, तो दूसरों से क्या ही आशा की जाए। लोग जाति और देश के सेवक तो बनना चाहते हैं, पर जरा सा भी कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। लाला भगतराम धूप में तख्ते पर बैठे हुक्का पी रहे थे। उनकी छोटी लड़की गोद में बैठी हुई धुएं को पकड़ने के लिए बार बार अपने हाथ आगे बढ़ाती थी। सामने जमीन पर कई मिस्त्री और राजगीर बैठे हुए थे। भगतराम पद्म सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और पालागन करते हुए बोले, मैंने शाम ही को सुना था कि आप आ गए हैं। आज प्रातः काल आने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा झंझट आ पड़ा कि मुझे इसका अवकाश ही नहीं मिला। यह ठेकेदारी का काम बड़े झगड़े का है। काम कराइए, अपने रुपए लगाइए, उस पर दूसरों की खुशामद भी करिए। आजकल इंजीनियर साहब किस बात पर ऐसे नाराज हो गए हैं कि मेरा कोई काम उन्हें पसंद ही नहीं आता। एक पुल बनवाने का ठेका लिया था, उसे 3 बार गिरवा चुके हैं। कभी कहते हैं ये नहीं बना, नफ़ा कहाँ से होगा।
उल्टे नुकसान की संभावना हो रही है। कोई सुनने वाला भी नहीं है। आपने सुना होगा हिंदू मेंबरों का जलसा हो गया है। पद्मसी, हाँ सुना, और सुनकर शौक भी हुआ। आपसे मुझे पूरी आशा थी कि आप इस सुधार को उपयोगी नहीं समझते हैं। भगत राम, इसे केवल उपयोगी ही नहीं समझता हूँ, यह तो ज़रूरी भी है। लेकिन मैं क्या करूँ? मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। भगत राम, इसे केवल उपयोगी समझने का क्या, बल्कि हृदय से इसकी सहायता भी मैं करना चाहता हूँ। पर मैं अपनी राय का मालिक नहीं हूँ। मैंने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया है। मुझे आप ग्रामोफोन का रिकॉर्ड ही समझिए। जो कुछ मुझ में भर दिया जाता है वही कह सकता हूँ, और तो कुछ नहीं। पद्म सिंह ने कहा, लेकिन आप यह तो जानते हैं कि जाति के हित में स्वार्थ से पार्थक्य नहीं होना चाहिए। भगत राम, जी हाँ, इसे सिद्धांत रूप से मानता हूँ, पर इसे व्यवहार में लाने की शक्ति तो मैं नहीं रखता। आप जानते ही होंगे मेरा सारा कारोबार सेठ चिम्मन लाल की मदद से चलता है। अगर उन्हें नाराज कर दूं तो यह सारा ठाठ ही बिगड़ जाएगा। समाज में मेरी जो कुछ मान मर्यादा है वह इसी ठाट बाट के कारण तो है। विद्या और बुद्धि है ही नहीं, केवल इसी स्वांग का ही भरोसा है। आज अगर कलई खुल जाए तो कोई बात भी ना पूछेगा। दूध की मक्खी की तरह समाज से निकाल दिया जाऊंगा। बतलाइए तो शहर में कौन है जो केवल मेरे विश्वास पर हजारों रुपए बिना सूद के दे देगा? और फिर केवल अपनी ही फिक्र तो नहीं है, कम से कम 300 रुपये मासिक गृहस्थी का खर्च है। जाति के लिए मैं स्वयं कष्ट झेलने के लिए तो तैयार हूँ, पर अपने बच्चों को कैसे निर्वलम कर दूं? जब हम अपने किसी कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं तो दोष से बचने के लिए ऐसी प्रबल युक्तियां निकालते हैं कि कोई मुंह न खोल सके। उस समय हम संकोच को छोड़कर अपने संबंध में ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं कि जिनके गुप्त रहने में ही हमारा कल्याण है। लाला भगत राम के हृदय में यही भाव काम कर रहा था। पद्मसी समझ गए कि इनसे तो कोई आशा नहीं। बोले, ऐसी अवस्था में आप पर कैसे जोर दे सकता हूँ? मुझे तो केवल एक वोट की फिक्र है। कोई उपाय बतलाइए तो कैसे मिले? भगत राम, कुंवर साहब के यहाँ जाइए। ईश्वर चाहेंगे तो उनका वोट तो आपको मिल जाएगा। सेठ बलभद्र दास ने उन पर 3,000 रुपये की नालिश की है। कल उनकी डिग्री भी हो गई। कुंवर साहब इस समय बलभद्र दास से तने हुए हैं। बस चलेगा तो गोली ही मार देंगे। फंसाने का एक लटका आपको और बता देता हूँ। उन्हें किसी सभा का प्रधान बना दें, बस उनकी नकेल आपके हाथ में आ जाएगी। पद्मसिंह ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, उन्हीं के यहाँ चलता हूँ। दोपहर हो गई थी, लेकिन पद्मसिंह को भूख और प्यास बिल्कुल न थी। बग्घी पर बैठकर चले। कुंवर साहब बरूना के किनारे एक बंगले में रहते थे। आधे घंटे में ही वहां जा पहुंचे। बंगले के हाथे में ना कोई सजावट थी ना सफाई। फूल पत्ती का नाम भी नहीं था। बरामदे में कई कुत्ते जंजीर में बंधे खड़े थे। एक तरफ कई घोड़े भी बंधे हुए थे। कुंवर साहब को शिकार का बहुत शौक था। कभी कभी कश्मीर तक का चक्कर लगाया करते थे। इस समय वह सामने कमरे में बैठे हुए सितार बजा रहे थे। एक कोने में कई बंदूकें और बर्छियां भी रखी हुई थी। दूसरी ओर एक बड़ी मेज पर एक घड़ियाल बैठा था। पद्मसिंह कमरे में आए तो उसे देखकर एक बार वह चौंक पड़े। खाल में एक सफाई से भूसा भरा गया था कि उसमें जान सी पड़ गई थी। कुंवर साहब ने शर्मा जी का बड़े प्रेम से स्वागत किया। आइए महाशय, आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। घर से आप कब आए? पद्म सिंह ने कहा, कल ही आया हूँ। कुंवर, चेहरा तो उतरा हुआ है, बीमार थे क्या? पद्म सिंह, जी नहीं, बहुत अच्छी तरह से था। कुंवर, कुछ जलपान कीजिएगा। जी हाँ, मुझे तो अपना सितार पसंद है, कुंवर जी ने कहा। हारमोनियम और पियानो सुनकर मुझे मतली सी होने लगती है। इन अंग्रेजी बातों ने हमारे संगीत को चौपट ही कर दिया है। इसकी चर्चा ही उठ गई।
जो कुछ कसर रह गई थी वह थिएटर ने पूरी कर दी। बस जिसे देखिए गजल और कव्वाली की रट लगा रखा है। थोड़े दिनों में धनुर्विद्या का भी इस तरह से लोप हो जाएगा। संगीत से हृदय में पवित्र भाव पैदा होते हैं। जब से गाने का प्रचार कम हुआ, हम लोग तो भाव शून्य हो गए हैं और इसका सबसे बुरा असर हमारे साहित्य पर पड़ा है। कितने शोक की बात है, जिस देश में रामायण जैसे अमूल्य ग्रंथ की रचना हुई, सूर सागर जैसा आनंदमय काव्य रचा गया, उसी देश में अब साधारण उपन्यासों के लिए हमको अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। बंगाल और महाराष्ट्र में भी अभी गाने का कुछ प्रसार है, लेकिन वहाँ भावों का ऐसा शैथिल्य नहीं, वहाँ रचना और कल्पना शक्ति का ऐसा अभाव भी नहीं है। मैंने तो हिंदी साहित्य को अब पढ़ना ही छोड़ दिया। अनुवादों को निकाल डालिए तो नवीन हिंदी साहित्य में हरिश्चंद्र के 2-4 नाटकों और चंद्रकांता संतति के सिवा और कुछ रहता ही नहीं है। पद्मश्री को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुंवर साहब का साहित्य से इतना परिचय है। वह समझते थे कि इन्हें पोलो और शिकार के सिवा और किसी से प्रेम ही नहीं होगा। वह स्वयं हिंदी साहित्य से अपरिचित थे, पर कुंवर साहब के सामने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करने में संकोच हो रहा था। उन्होंने इस तरह से मुस्कुराकर देखा मानो यह सब बातें तो उन्हें पहले से ही मालूम थी, और बोले, आपने तो ऐसा प्रश्न उठाया है जिस पर दोनों पक्षों की ओर से बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इस समय मैं आपकी सेवा में किसी और ही काम से आया हूँ। मैंने सुना है कि हिंदू मेंबरों के जलसे में आपने सेठों का पक्ष ग्रहण कर लिया। कुंवर साहब ठठा मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। पीतल की ढाल जो दीवार से लटक रही थी, इस झंकार से थरथराने लगी। बोले, सच कहिए, आपने किससे सुना? पद्मश्री इस कुसमय की हंसी का तात्पर्य न समझकर कुछ भौचक्के से रह गए। उन्हें मालूम हुआ कि कुंवर साहब मुझे बनाना चाहते हैं। चिढ़कर बोले, सभी कह रहे हैं, अब मैं किस किस का नाम लूं? कुंवर साहब ने फिर जोर से कहा मारा और हंसते हुए पूछा, और आपको इस पर विश्वास भी आ गया? अब पद्मश्री को संदेह नहीं रहा, अब वो आगे क्या कहते हैं और क्या कुंवर साहब उनके पक्ष में आते हैं, और आगे जिंदगी में पद्मश्री की क्या क्या घटनाएं घटती हैं, यह सुनेंगे हम अगले भाग में। मेरी इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इसके अगले भाग भी जल्द ही जल्द सुन सकें। तब तक के लिए नमस्कार।